थैंक यू फॉर कमिंग बैक टू माई चैनल गाइस। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है APH यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको PPH यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दिया है, आप प्लीज़ जाकर उसको पहले एक बार देख लीजिए। तो एंटीपार्टम हेमरेज फॉर दी नॉलेज बेसिस और एग्जाम बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले एंटीपार्टम हेमरेज की हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, हेमरेज हो रहा है बिफोर पार्टम, दैट इज बिफोर डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर द 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द बर्थ। अब नाम से हमने ये तो बता दिया कि बर्थ होने से पहले ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन उसका भी एक टाइम पीरियड होता है कि कितने पहले हो रही है। आफ्टर द 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी यानी 28th वीक के बाद अप टू द बर्थ, बिफोर द बर्थ कोई भी ब्लीडिंग होती है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज APH। अब जैसे कि मैंने स्टेजेस ऑफ लेबर जब पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डिलीवरी ऑफ द बेबी होती है वो सेकंड स्टेज में होती है। तो यहाँ पर कंडीशन है बिफोर द बर्थ, तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर भी इंक्लूडेड रहेगी अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी। यानी अगर फर्स्ट स्टेज में भी ब्लीडिंग हो रही है तब भी हम उसको APH ही कहेंगे, क्योंकि अब तक बेबी का बर्थ नहीं हुआ है। अब हमारे APH के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? APH का कॉज हो सकता है मे बी प्लेसेंटल ब्लीडिंग। APH का मतलब है हेमरेज हो रहा है, तो वो प्लेसेंटल रीजन्स हो, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल रीजन्स हो, प्लेसेंटा के अलावा कोई रीज़न हो, या फिर कुछ अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द चांसेस यानी 70%, ऑलमोस्ट 70% केसेज प्लेसेंटा की वजह से होते हैं। ऑलमोस्ट 25% केसेज आर अनएक्सप्लेन्ड एंड ओनली 5% ऑफ देम कॉन्ट्रीब्यूट इन एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेज। तो प्लेसेंटल ब्लीडिंग में दो मेजर कॉजेज हैं, एक प्लेसेंटा प्रीविया एंड सेकेंड इज एब्रप्टियो प्लेसेंटा। दोनों के ऑलमोस्ट 35% इक्वल चांसेस होते हैं। एक्स्ट्रा प्लेसेंटल ब्लीडिंग के क्या रीजंस हो सकते हैं? इसमें कोई भी अगर हमारा लीजन है बॉडी में नहीं बट मतलब सर्वाइको वेजाइनल लीजन है, उस वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल वी हैव सर्वाइकल पॉलिप, कैंसर इन सर्विक्स, या फिर वेरिकोज वेन्स, या कोई भी लोकल ट्रॉमा। तो ये बात करिए हमने APH की। अब APH में 1/3 ऑफ द केसेस प्लेसेंटा प्रीविया ही कंट्रीब्यूट करता है और 1/3 ऑलमोस्ट एब्रप्टियो प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा प्रीविया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, वो भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो ही पूछा जाता है। तो अब हम आगे इसमें प्लेसेंटा प्रीविया को डिटेल में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एब्रप्टियो प्लेसेंटा को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्लेसेंटा प्रीविया की डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या होती है? जब भी प्लेसेंटा implanted partially or completely over the lower uterine segment, it is considered as placenta previa। मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ। ये एक यूट्रस है जिसमें ये अपर यूट्राइन सेगमेंट है और ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट है। तो जब कभी भी प्लेसेंटा वैसे नॉर्मली प्लेसेंटा अपर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट होनी चाहिए, बट इन सर्टेन केसेस अगर वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाती है तो उसे हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? मेनली हमारे पास 4 टाइप्स है प्लेसेंटा प्रीविया के, हर किसी को अब हम समझते हैं। फर्स्ट टाइप इज लो लाइंग। लो लाइंग में क्या होता है, मैं आपको ये सब एक डायग्राम से समझाऊंगी। कंसीडर करो कि ये व्यू जो है ये एक इंटरनल ऑस का व्यू है। तो ये इंटरनल ऑस है और ये प्लेसेंटा का साइड, मतलब ये वाला सेक्शन का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो टाइप 1 में क्या होता है, जो मेजर पार्ट होता है वो तो अपर यूट्राइन सेगमेंट में ही अटैच्ड रहता है एज कम्पेयर टू लोअर यूट्राइन सेगमेंट। मेजर पार्ट प्लेसेंटा का अपर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच्ड रहता है। सिर्फ जो लोअर मार्जिन होती है वो लोअर सेगमेंट में आ रही होती है, ऑस के साइड में, मतलब जस्ट लाइक दैट, हल्का सा एनक्रोच कर रही होती है। दैट्स वाई उसे हम लो लाइन कहते हैं। मेजरली ये अपर यूट्राइन सेगमेंट में ही अटैच रहती है प्लेसेंटा। सेकेंड इज मार्जिनल। मार्जिनल एज द नेम सजेस्ट, जो मार्जिन है इट रीचेज अप टू द मार्जिन ऑफ इंटरनल ऑस। इंटरनल ऑस की मार्जिन तक रीच हो जाती है, जैसे यहाँ तक।
ठीक है। थर्ड इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में क्या होता है? इनकम्प्लीट में जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इस सीन में जो प्लेसेंटा है वो पार्शली या फिर कम्प्लीटली इंटरनल ऑस को कवर कर लेती है, जस्ट लाइक दैट। लेकिन इसमें एक खास बात क्या होती है, जब कभी भी हमारा जो वो है इंटरनल ऑस क्लोज्ड होता है, तब ये कंप्लीटली कवर करती है प्लेसेंटा। लेकिन अगर इंटरनल ऑस को डायलेट किया जाए, उस समय कंप्लीटली कवर नहीं करती, उस समय पार्शली कवर करती है। वाइल इन द सेंट्रल या कंप्लीट वन, चाहे इंटरनल ऑस डायलेटेड हो या फिर क्लोज्ड हो, दोनों ही केसेस में कंप्लीटली कवर करती है प्लेसेंटा। तो हमारे पास ये 4 टाइप्स थे, टाइप 1, 2, 3 एंड 4। इसमें सिर्फ थोड़े से सेगमेंट पे रीच हो रही है, इसमें पूरे मार्जिन तक आ गई है इंटरनल ऑस की। थर्ड में अगर जब इंटरनल ऑस क्लोज्ड है तो कंप्लीटली कवर कर रही है, अगर डायलेटेड है तो पार्शियली कवर कर रही है। लेकिन फोर्थ में कंप्लीटली एकदम कवर करके रखा हुआ है, चाहे वो डायलेटेड हो या फिर वो क्लोज्ड हो। अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की। रिस्क फैक्टर्स इसमें क्या क्या होते हैं? मल्टीपल प्रेगनेंसी। अब आप देखो, प्लेसेंटा जो है वो, इसकी इटियोलॉजी ऑल दो अननोन है, हमारे पास सिर्फ कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। प्लेसेंटा जो है वो अपर सेगमेंट से छोड़कर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आई है। अब उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, आप इमेजिन करो। या तो मल्टीपल प्रेगनेंसी थी। मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या होता है, यानी जैसे ट्विन प्रेगनेंसी या फिर मोर देन ट्विन प्रेगनेंसी, 3 बेबी एट अ टाइम कंसीव हो रखे हों, तो उस समय पे क्या होता है, प्लेसेंटा पे जो वेट होता है वो ज़्यादा हैवी हो जाता है, जिस वजह से प्लेसेंटा डिसेंड कर सकती है। प्लेसेंटा का साइज इंक्रीज हो, उस केस में भी पॉसिबल है। अब प्लेसेंटा का साइज इंक्रीज किस केसेस में रहेगा? फॉर एग्जांपल स्मोकिंग। स्मोकिंग में प्लेसेंटा का साइज इंक्रीज हो जाता है। क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड इंड्यूस्ड हाइपरट्रॉफी होती है, जिस वजह से इंक्रीज होता है। एल्डरली प्रेगनेंसी हो, एज 35 से ज़्यादा हो, पेशेंट का कोई इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लिया हो पेशेंट ने पहले पास्ट में, कोई यूट्राइन स्कार हो। यूट्राइन स्कार कैसे हो सकता है? जैसे सी सेक्शन हुआ हो प्रीवियसली, कोई मायोमेक्टोमी हुई हो, इन सब केसेस में चांसेस हैं। पेशेंट का प्रायर क्यूरेटेज हुआ हो, एक अबॉर्शन या मिसकैरेज के केस में, प्रायर प्लेसेंटा प्रीविया यानी लास्ट प्रेगनेंसी में भी प्लेसेंटा प्रीविया रहा हो। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग। कि हमने प्लेसेंटा प्रीविया तो समझ लिया कि जो प्लेसेंटा थी वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच्ड थी, लेकिन उस वजह से ब्लीडिंग होने के रीज़न क्या है, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है? अब क्या रीज़न होता है, जैसे जैसे हमारे लेटर मंथ्स आते हैं प्रेगनेंसी के, अब देखो जो प्लेसेंटा का साइज़ है वो इंक्रीज़ होता रहता है, लेकिन क्योंकि जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो कंपैरेटिवली नैरोअर है एज देन दी अपर यूट्राइन सेगमेंट, उस वजह से लेटर मंथ्स तक आते आते जो प्लेसेंटल ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे सीज होने लग जाती है, स्लो डाउन होने लग जाती है, जिस वजह से जो प्लेसेंटा इनइलास्टिक इन नेचर है वो धीरे धीरे शेयर ऑफ होना स्टार्ट कर देती है, यानी टूटने लग जाती है, गिरने लग जाती है। इस शेयरिंग ऑफ की वजह से जो यूट्रोप्लेसेंटल वेसल्स होते हैं वो ओपन अप हो जाते हैं और उसमें से हमारी ब्लड आना शुरू हो जाता है। ये रीज़न होता है कि ब्लीडिंग प्लेसेंटा प्रीविया में जनरली देखी जाती है। नेक्स्ट विल स्टडी द क्लिनिकल फीचर्स। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या है प्लेसेंटा प्रीविया के? अब हम इसको 2 हेडिंग्स में पढ़ेंगे, एक सिम्टम्स और एक साइंस। सबसे पहले बात करते हैं सिम्टम्स की। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर ओनली सिम्टम मुझे कहना चाहिए वो है वेजाइनल ब्लीडिंग। बट इसकी जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि पेनलेस होती है, पेशेंट को कोई पेन ही नहीं हो रहा है, अचानक से सडन ऑनसेट की है, लार्ज अमाउंट में होगी, रिकरेंट होती है, यानी एक बार हुई फिर रुक गई थोड़े टाइम के लिए और उसके बाद दोबारा अचानक से फिर सडन ऑनसेट के साथ हुई, और अपेरेंटली कॉजलेस होती है, यानी कि ना तो फीमेल को पता चल पाता और ना ही डॉक्टर को पता चल पाता कि अचानक से ये ब्लड कैसे आने लगे। तो पेनलेस जो चीज़ है वो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरली मैंने आपको कहा कि लार्ज अमाउंट में होती है, बट काफ़ी केसेस में एक वार्निंग हेमरेज भी देखा गया है, यानी विमेन के अंदर थोड़ा सा एक स्टार्टिंग में ब्लड होता है, ब्लड रिलीज होता है स्मॉल अमाउंट में, जो कि कई बार इग्नोर हो जाता है और फिर लार्ज अमाउंट में वो चीज़ प्रोड्यूस होती है।
तो इसका जो मेन वो है क्लिनिकल फीचर वो यही है कि वेजाइनल ब्लीडिंग है, जिसकी ये सब चीज़ें करेक्टरिस्टिक्स है। जनरली पेशेंट डरा हुआ होता है, जैसे मैंने आपको कहा सडन ऑनसेट और पेनलेस है। वुमेन जो है सो रही है और सोते सोते अचानक से जब वो उठी तो उसने महसूस किया कि उसकी सारी बेडिंग्स और क्लोथिंग सब ब्लड, सब जगह ब्लड फैला हुआ है। तो ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग में। अब हम बात करते हैं इसके साइंस की। साइंस में हम क्या देखेंगे, देखो जैसे कि मैंने बताया ब्लड रिलीज हुआ है तो अनेमिक पेशेंट तो हो गई, डिपेंडिंग अपॉन दी सीवियरिटी ऑफ ब्लड लॉस, कितना ब्लड लॉस हुआ है। बाकी जब हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम देखेंगे साइज ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का जो साइज है वो जनरली इन द प्रोपोर्शन ऑफ जेस्टेशन होता है, यानी जितना होना चाहिए उतना ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। यूट्रस की जो फील है वो हम देखेंगे सॉफ्ट है, मैंने जैसे कहा कि पेनलेस है तो फिर यूट्रस भी नॉन टेंडर रहेगी और आराम से रिलैक्स्ड रहती है यूट्रस। जनरली इस कंडीशन में माल प्रेजेंटेशन देखी गई है। माल प्रेजेंटेशन कौन कौन सी हो सकती है, मे बी ब्रीच हो सकती है या फिर ट्रांसवर्स लाई हो सकता है। मैंने इसमें क्या बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप्स में एक वीडियो बनाई है, ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगी, अगर आपको ये माल प्रेजेंटेशन और अच्छे से पढ़ना हो तो आप वहाँ पर पढ़ सकते हो। और जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि इस केस में जो हेड है वो फ्लोटिंग है। ये इसका मेन कैचिंग पॉइंट है कि इस कंडीशन में जो हेड है वो फ्लोटिंग होता है और इट कांट बी पुश डाउन इनटू द पेल्विस। और यहाँ पर हमें एक स्टालवर्दी साइन भी देखने को मिलता है, जो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टालवर्दी साइन क्या होता है, जब कभी, मैंने कहा हेड फ्लोटिंग है, जब कभी भी हम हेड को पुश करेंगे इनटू द पेल्विस तो क्या होगा, जो फीटल हार्ट साउंड है वो कम हो जाएगी, फीटल हार्ट रेट कम हो जाएगा। और जैसे ही जो प्रेशर है हम रिलीज कर देंगे FHR यानी फीटल हार्ट रेट दोबारा से रिकवर हो जाएगी। ये हमारा स्टालवर्दी साइन। तो इसमें जो ये थी मतलब कि FHS प्रेजेंट होती है, FHS प्रेजेंट थी, लेकिन जब हमने हेड को पुश किया इनटू द पेल्विस तो FHS कम हो गई, हमारा जो फीटल हार्ट रेट था वो कम हो गया और जब प्रेशर रिलीज किया तो फीटल हार्ट रेट दोबारा से रिकवर हो गया। दैट इज नोन एज स्टालवर्दी साइन, जो यहाँ हमें देखने को मिलता है। ये बात करी थी मैंने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की। अब इस केस में हम लोग वेजाइनल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, बट वेजाइनल एग्जामिनेशन शुड नॉट बी डन आउटसाइड द OT, बिकॉज उससे क्या होता है फर्दर सेपरेशन, फर्दर ब्लीडिंग वो चीज़ प्रोवोक हो सकती है जो कि फेटल हो सकती है वुमेन के लिए एज वेल एज फॉर दी बेबी। तो फिर वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, इट शुड बी डन ओनली प्रायर टू द टर्मिनेशन। ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स थे इसके। नाउ विल गो फॉर द इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या चीज़ें होती है इन्वेस्टिगेशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल सोनोग्राफी। सोनोग्राफी इज द मस्ट, वेदर आप ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी करा सकते हैं या फिर ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। वी ऑल्सो हैव कलर डॉपलर्स नाउ, इन सब चीज़ों के ऑप्शन है। MRI इज ऑल्दो बेटर देन द सोनोग्राफी, ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास। एंड द नेक्स्ट इज क्लिनिकल कंफर्मेशन। क्लिनिकल कंफर्मेशन कैसे करी जाती है, क्लिनिकल कंफर्मेशन बाय इंटरनल एग्जामिनेशन हो सकती है, जो वेजाइनल एग्जामिनेशन है, ऑल्दो वो हमें करनी नहीं चाहिए बिफोर आउटसाइड द OT, वो वहाँ ही करनी चाहिए, उसके थ्रू हम क्लिनिकल कंफर्मेशन कर सकते हैं। यानी कि हमने कोई भी टेस्ट नहीं कराया, हमने क्लिनिकली एग्जामिन करके डिटेक्ट किया कि ये जो है ये प्लेसेंटा प्रीविया का केस है। या फिर ड्यूरिंग C सेक्शन, यानी C सेक्शन के दौरान डायरेक्टली विजुअलाइज कर लिया, जब पर्सन की सर्जरी चल रही थी तब जब हम C सेक्शन कर रहे थे तब हमने देखा जो प्लेसेंटा है वो लो लाइंग है, नॉट, आई शुड नॉट से लो लाइंग, वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच्ड है, तो वो विजुअलाइज कर सकते हैं। एंड द थर्ड इज एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर द डिलीवरी, यानी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो गई और उसके बाद जब हमने प्लेसेंटा देखा तो हमें पता चला कि ये प्लेसेंटा प्रीविया का केस है, बट वो हमें पता कैसे चलेगा, उसके भी हमारे पास अलग अलग साइंस है देखने के। जनरली क्या होता है, जो एक प्लेसेंटा है, हम जैसे एक ये नॉर्मल प्लेसेंटा मानो, उसमें क्या होगा, नॉर्मल प्लेसेंटा के बाद एक थिन सा सेगमेंट, टंग लाइक सेगमेंट प्रोट्रूड कर रहा होगा, दैट इज सजेस्टिव ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। जो कॉर्ड है उस पर एबनॉर्मल अटैचमेंट होगी,
that is also a sign. And we can also see rent या depressions on the membrane of placenta. जनरली ये मार्जिन्स पे दिखाई देता है. ये हमारी इन्वेस्टिगेशंस हो गई. नाउ विल गो फॉर दी कॉम्प्लिकेशंस. अब जो कॉम्प्लिकेशंस है प्लेसेंटा प्रीविया की, वो दो उसमें हो सकते हैं. या तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है या फीटल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, या दोनों हो सकते हैं. हम इन दो हेडिंग में इसको कॉम्प्लिकेशंस को पढ़ेंगे, मैटरनल और फीटल. सबसे पहले बात करते हैं मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस की. अब मैटरनल कॉम्प्लिकेशन किस किस स्टेज में देखी जा सकती है. अब आप देखो कौन कौन से स्टेज है. प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, या ड्यूरिंग लेबर, या फिर ये दोनों नॉर्मल हो जाए और परप्यूरियम के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, या फिर ऐसे भी चांसेस होते हैं कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो ही ना, बाय गॉड्स ग्रेस. तो अब पहले हम मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस पढ़ते हैं. मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पढ़ते हैं. जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो तो एंटीपार्टम हेमरेज है कि प्लेसेंटा प्रीविया है तो ब्लीडिंग हो सकती है. एंटीपार्टम हेमरेज उस वजह से प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है, मे बी इंड्यूस्ड हो, यानी कि हमारी जो ऑब्स्टेट डॉक्टर है उसको ऐसा लग रहा हो कि वुमेन को इस समय लेबर की ज़रूरत है, एक्सपल्शन ऑफ द बेबी की ज़रूरत है उसकी हेल्थ के लिए, तो वो इंड्यूस्ड हो सकती है या फिर अपने आप स्पॉन्टेनियस हो सकती है. माल प्रेजेंटेशन हो सकती है. ऑल्दो माल प्रेजेंटेशन से वुमेन को कोई डायरेक्ट हार्म नहीं है, बट कंफर्टेबिलिटी का होता है. जो जैसे ट्रांसवर्स ला है उसमें वुमेन की जो एब्डोमेन है वो ज़्यादा ब्लॉटेड रहेगा, उसमें वुमेन को ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा. लेबर के दौरान अर्ली रप्चर, जल्दी से रप्चर हो जाए, जैसे मैंने बताया था उसमें पहले आपको कि जो प्लेसेंटा होती है वो धीरे धीरे शेयर ऑफ होने लग जाती है अपनी साइट ऑफ अटैचमेंट से, तो जल्दी रप्चर हो जाए. वहाँ से कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाए. लेबर के दौरान ब्लीडिंग शुरू हो जाए, इंट्रापार्टम हेमरेज जिसे हम कहते हैं. इस वजह से सी सेक्शन करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वेजाइनल डिलीवरी होने के चांसेस कम होते हैं. या फिर रिटेन प्लेसेंटा इज ऑल्सो इट्स कॉम्प्लिकेशन. परप्यूरियम के दौरान देयर कैन बी एम्बोलिज्म. सब इन्वोल्यूशन क्या होता है? इन्वोल्यूशन क्या होता है? इन्वोल्यूशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच द जेनाइटल ऑर्गन्स रिवर्ट बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट बिफोर द प्रेगनेंसी, दैट वर बिफोर द प्रेगनेंसी. यानी प्रेगनेंसी से पहले जो नॉर्मल स्टेट में थे उसमें वो रिकवर बैक होते हैं. तो अगर वो प्रोसेस रिटार्डेड हो दैट इज नोन एज सब इन्वोल्यूशन. एंड सेप्सिस. सेप्सिस किस रीज़न की वजह से हो सकता है? सेप्सिस इज बेसिकली एन इन्फेक्शन. तो सेप्सिस क्यों हुआ? क्योंकि ऑपरेटिव इंटरफेरेंस होने के चांसेस ज़्यादा थे. पेशेंट ऑलरेडी एनेमिक था, डीवाइटलाइज्ड पेशेंट था, पेशेंट की तबीयत ऑलरेडी ठीक नहीं थी, उस रीज़न की वजह से. अब पढ़ते हैं कि फीटल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं. फीटल कॉम्प्लिकेशंस में फीटल का बर्थ वेट कम हो, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस, मे बी S5 या न्यूनेटरम हो, इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है, ड्यूरिंग डिलीवरी बर्थ इंजरी हो सकती है, और कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशंस हो सकती है. यहाँ मैंने आपको प्लेसेंटा प्रीविया कंप्लीट करा दिया. इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको एब्रप्टिव प्लेसेंटा कराऊंगी, या फिर प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्टिव प्लेसेंटा में एक डिफरेंस बताऊंगी, जिससे आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी. कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. थैंक यू.